नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पहले भी मैं इस सीरीज में शराबबंदी पर एक वक्तव्य दे चुका हूं। आज मैं एक सीरीज जारी करने जा रहा हूं भारतीय न्याय प्रक्रिया पर। ये भारतीय न्याय प्रक्रिया, जिसे कानूनी प्रक्रिया कहते हैं, ये मूल रूप से वैसे लोगों के लिए है जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनको बहुत ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया के बारे में ज्ञान नहीं है। इसलिए इसे कॉमन लॉ सीरीज, कॉमन नॉलेज सीरीज के नाम से हम जारी कर रहे हैं। ये सामान्य व्यक्तियों के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ये उनके लिए जारी किया जा रहा है, ताकि जो बेसिक नॉलेज है, जानकारी है कानून के बारे में, वो उन्हें हो सके। सबसे पहले हमारे भारत में कानूनी न्याय प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग दीवानी और दूसरा आपराधिक। दीवानी हो गया जमीन जायदाद संपत्ति के मामले में कोई भी कानूनी प्रक्रिया अपनाया जाता है, वो दीवानी भाग में आता है। और दूसरा आपराधिक, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वो आपराधिक न्याय प्रक्रिया में आ जाता है। दोस्तों, हमारे देश में जो जूरिस्प्रूडेंस एडॉप्ट किया गया है, जो कानून का सिद्धांत एडॉप्ट किया गया है, उसके अनुसार इनोसेंस ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। यानी कोई भी व्यक्ति जिस पर कोई आरोप लगता है तो यह मान कर चला जाता है कि वो व्यक्ति दोषी नहीं है बल्कि निर्दोष है। ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का थ्योरी है। जब तक उसका अपराध न्यायालय में सिद्ध न हो जाए तब तक यह मान कर चला जाता है वह व्यक्ति निर्दोष है। अब आपराधिक प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है? मनुष्य द्वारा किए गए अनेकों घटनाओं का इस तरह से वर्गीकरण किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कौन सा काम आपराधिक है और कौन सा काम आपराधिक नहीं है। तो कोई व्यक्ति अगर कोई इस तरह की घटना करता है जो कि आपराधिक श्रेणी में आता है तो व्यक्ति अपराध कारित करता है। जब कोई अपराध कारित करता है तो उस अपराध कारित करने वाले व्यक्ति से जो व्यक्ति प्रभावित होता है, जो एग्रिप्ड होता है, जो व्यक्ति उसका विक्टिम होता है, उसको ये अधिकार है कि उस एरिया के थाने में जाकर उस घटना की रिपोर्ट कर सके। उस घटना की रिपोर्ट करने के बाद पुलिस का यह कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति के सूचना के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज करे। अगर उस व्यक्ति द्वारा, अगर किसी आरोपी द्वारा संज्ञेय अपराध किया गया है तो उसमें थाने की पुलिस को, एसएचओ को एफआईआर करना अनिवार्य है। इसमें वो किसी तरह से नकार नहीं सकता है, क्योंकि इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ का एक न्याय निर्णय है, जो कि ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में आया है कि अगर कोई व्यक्ति थाना में कोई सूचना देता है और उसके सूचना के आधार पर अगर संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस को उस केस में निश्चित रूप से एफआईआर लॉन्च करना है, एफआईआर रिकॉर्ड करना है और उस घटना की जांच करनी है। तो दोस्तों, अगर कोई आरोपी किसी व्यक्ति के साथ कोई इस तरह का घटना करता है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है तो उसकी सूचना देते ही थाने से संबंधित पदाधिकारी उस पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड करेंगे, उस एफआईआर पर नंबर देंगे और तब उस घटना की जांच वो शुरुआत करेंगे। घटना के बाद ऐसा भी होता है कि कोई अपराध दो जगह पर होता है, यानी दो थानों के जुरिस्डिक्शन में होता है, तो उसमें जो एग्रिप्ड पर्सन है, जो व्यक्ति सफ़र करता है, जो विक्टिम है, वो दोनों में से किसी थाने में वो रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, एफआईआर दर्ज करा सकता है। इसमें उसको किसी भी पुलिस ऑफिसर को यह नकारने का अधिकार नहीं है कि नहीं, हम एफआईआर नहीं लेंगे और हम जाके दूसरे थाने में कीजिए। वो जिस थाने में जाएगा
जहां घटना घटी है, जिस थाने के जुरिस्डिक्शन में घटना घटी है, वहां पर जाकर एफआईआर लॉन्च कराएगा। अब पुलिस का कर्तव्य बनता है कि थाने का जो एसएचओ है, थाना इंचार्ज है, वो एफआईआर लॉन्च करेगा, उस पर नंबर देगा, उसकी एक कॉपी मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट उस व्यक्ति को देगा जिस व्यक्ति के द्वारा वह एफआईआर लॉन्च कराया गया है। यह सीआरपीसी की धारा में स्पष्ट प्रावधान है। उसके बाद पुलिस उस पर अनुसंधान करके उस घटना की जांच करेगी। जांच में वह गवाह और साक्ष्य जुटाएगी। गवाह और साक्ष्य जुटाने के बाद वो एक्यूज को गिरफ्तार कर सकती है, आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। आरोपी न्यायालय से जमानत भी ले सकता है और अंततः जब वो अनुसंधान पूर्ण हो जाएगा तो पुलिस उसमें एक अंतिम प्रतिवेदन, जिसको कि आरोप, अगर घटना सही है तो वो आरोप पत्र समर्पित करेगी माननीय मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में, जो उस क्षेत्र के जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। अंततः जब आरोप समर्पित हो जाएगा, आरोप पत्र पुलिस समर्पित कर देगी, तब वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के क्षेत्राधिकार में आ जाता है और वहां से न्यायालय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। न्यायालय की प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो पुलिस द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया है, उस पर विचारण करके मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सर्वप्रथम उस पर संज्ञान लेंगे, यानी कॉग्निजेंस लेंगे। वो कॉग्निजेंस लेने के बाद वो देखेंगे कि ये जो अपराध है किस किस धाराओं में सत्य पाया गया है। अगर वो ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है तो अपने किसी सहपाठी मजिस्ट्रेट के यहाँ उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या खुद उसका विचारण के लिए रख सकते हैं। अगर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यह पाते हैं कि नहीं, ये जो धाराएं हैं यह ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है, तो वो उस केस को कमिट कर देंगे सेशन में। अब सेशन में कमिट होने के बाद उस केस का रिकॉर्ड चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, और डिस्ट्रिक्ट जज या तो खुद अपने पास उसके ट्रायल और विचारण के लिए रख सकते हैं या किसी एडिशनल सेशन जज को वो भेज सकते हैं। अब दोस्तों अगला स्टेप ये होता है कि उसमें जब विचारण के लिए जिस न्यायालय में जाएगा, यानी अगर किसी एडिशनल सेशन जज के यहाँ जाता है, मान लिया जाए कि एडिशनल सेशन जज 1 के यहाँ ट्रांसफ़र हो गया केस, तो एडिशनल सेशन जज उस केस में पहले रिकॉर्ड को देखेंगे और उसके बाद एक्यूज्ड को, जो आरोपी है, उसको समन करके बुलाया जाएगा। उस पर राज्य सरकार के वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से आरोप गठित करके न्यायालय को दिया जाएगा और उस आरोप को आरोपी को पढ़कर सुनाया जाता है कि आपके ऊपर ये इन धाराओं में आरोप है, आपका क्या कहना है। तदुपरांत यदि आरोपी उन धाराओं में गठित आरोप को स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये सही है, तो न्यायालय वहीं पर फैसला सुनाकर उन्हें उपयुक्त सजा दे देगा। लेकिन यदि आरोपी उसको नकारता है, वो कहता है कि नहीं साहब, ये जो आरोप गठित किया गया है मेरे ऊपर, यह सही नहीं है, मैं इसको नहीं मानता, तब उस केस को विचारण के लिए यानी ट्रायल के लिए रख लिया जाता है और उसके बाद प्रोसिक्यूटर को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा जाता है कि भाई आप अपने आरोप के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, गवाह को बुलाइए, कागजी साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए और आगे की कार्रवाई कीजिए। तब सभी जो उस आरोप पत्र में जितने भी गवाह होते हैं, उन गवाहों को बारी बारी से न्यायालय में बुलाया जाता है, उनकी गवाही होती है और गवाही, हर गवाह को क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार आरोपी को होता है या आरोपी के वकील को होता है।
जब उसका मुख्य परीक्षण हो जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब मुख्य परीक्षण करा देता है, उसके बाद आरोपी के वकील या आरोपी खुद उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, उसके गवाही को। तत्पश्चात जब सारे गवाहों का परीक्षण न्यायालय में हो जाता है, तब बारी आती है आरोपी के बयान का, यानी जिस पर आरोप है उसको मौका दिया जाता है। धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत उसको ये अधिकार है कि वो अपने बचाव में अपना बयान दे सकता है, अपने तरफ से साक्ष्य दे सकता है, चाहे वो कानूनी साक्ष्य हो, चाहे वो मौखिक साक्ष्य हो। इस तरह आरोपी को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने बचाव में सारे साक्ष्य न्यायालय को प्रस्तुत करें, और उस कंडीशन में न्यायालय जो है वो उसके तरफ से जितने भी साक्ष्य आएंगे, चाहे वो कागजी साक्ष्य हो, चाहे वो मौखिक साक्ष्य हो, उसको नोट डाउन करेंगे, अपने रिकॉर्ड में फैसला उसमें लिखेंगे, और उसके बाद केस को फैसला के लिए रखा जाता है। अब न्यायालय जो है उन सब साक्ष्यों को पढ़कर उस पर फैसला सुनाता है। फैसला में या तो आरोपी के ऊपर जो आरोप लगा है वो सिद्ध माना जाता है, या फिर सिद्ध नहीं माना जाता है। अगर सिद्ध नहीं माना जाएगा तो वहाँ से आरोपी को बरी कर दिया जाता है। अगर सिद्ध माना जाता है तो फिर उसको एक तारीख दिया जाता है कि ये आरोप आप पर सिद्ध हो गया, इसलिए इसमें आपको सजा सुनाया जाएगा। अब सजा के बिंदु पर आरोपी को फिर एक मौका मिलता है कि वह न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखे। सजा के बिंदु पर जब सुनवाई होती है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना पक्ष रखता है और आरोपी का वकील अपना पक्ष रखता है। उसके बाद कोर्ट दोनों पक्षों की बातों को सुनकर और अंतिम सजा का निर्णय देता है। सजा हो जाने के बाद एक्यूज्ड को, आरोपी को यह अधिकार है कि उस फैसले को और सजा को ऊपर के न्यायालय में चुनौती दे सकता है। यह ऊपर का न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज का भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का, और हाई कोर्ट का भी हो सकता है। अंततः जब वो चुनौती देता है उस सजा को और उस फैसला को, तो जो अपीलीय न्यायालय है उसको कंसीडर करता है, और कंसीडर करने के बाद फाइनली अपील का जो फैसला होता है वह बाइंडिंग होता है आरोपी के ऊपर, और उसको वो सजा को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये हुआ एक आपराधिक न्याय प्रक्रिया का घटना शुरू से लेकर अंत तक की सीरीज। ये सभी लोगों को, आम लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि एक जो न्यायिक प्रक्रिया है, आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें किस तरह से जो प्रक्रिया चलती है। इसी कारण से ये लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि लंबी प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है कि हमारे यहाँ सिद्धांत है, हमारे देश ने इस सिद्धांत को एडॉप्ट किया है कि जो व्यक्ति है जिस पर आरोप लगा है उसको दोषी नहीं माना जा सकता है, उसको निर्दोष माना जाएगा तब तक, निर्दोष की कल्पना की जाएगी तब तक जब तक कि न्यायालय में उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है। तो ये अपराध सिद्ध करने के लिए इतनी लंबी प्रक्रिया से चलती है। यही कारण है कि हमारे देश में एक छोटा सा क्रिमिनल केस के फैसला में 3 से 4 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये जो कानून प्रक्रिया जो बनाने वाले हैं उन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको बनाया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा न हो सके। ऐसे भी पौराणिक कथाएं हमारे कि 100 दोषी छूट जाएं तो छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो निर्दोष व्यक्ति है अगर उसको कहीं सजा हो जाती है तो वो पूरी, जब तक वो सजा काटेगा तब तक वो सिस्टम को कोसेगा कि ये सिस्टम कितना दोषपूर्ण है कि इसमें निर्दोष व्यक्ति को सजा हो गया। दोस्तों, आज का मेरा यह पहला सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगला एपिसोड में आगे की प्रक्रिया मैं बताऊंगा। नमस्कार।